स्टूडेंट्स, अभी लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ के आए थे बायो एंड सेवार्ट्स लॉ, बायो तथा सेवार्ट का नियम। तो बायो सेवार्ट का नियम जो हमने पढ़ा था, V बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्या था कि किसी भी चालक तार में जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसके एक छोटे से हिस्से जिसकी लंबाई dl है, उस लंबाई के टुकड़े के कारण r दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो r दूरी पर किसी बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसा हम चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला अपन पढ़कर आए थे। आज इस फॉर्मूले का यूज आप अपन करने वाले हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एप्लीकेशंस ऑफ बायो सेवार्ट्स लॉ। तो बायो तथा सेवार्ट्स का जो लॉ है उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या अनुप्रयोग है यानी इस फॉर्मूले का यूज करते हम क्या क्या रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिजल्ट्स अपन आज कैलकुलेट करने वाले हैं। तो उसमें हमने जो पढ़ रखा है इस लॉ के हिसाब से क्या होता है, एक छोटे से हिस्से के कारण, छोटे से टुकड़े के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है। छोटे से हिस्से के कारण हमको पता है, उस छोटे से हिस्से का अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, तो नेट वैल्यू जो नेट रिजल्ट आता है वो रिजल्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस रिजल्ट का कैलकुलेशन करने के लिए आज अपन कुछ टॉपिक्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला जो एप्लीकेशन अपन पढ़ने वाले हैं वो है किसी धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप लिया जो करंट कैरिंग है, जिसके अंदर करंट फ्लो कर सकता है, सर्किल के रूप में है, वृत्ताकार आकृति में है। उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र की अपने को यहाँ पर गणना करनी है। करंट कैरिंग लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपन को डिटरमाइन करनी है, ठीक है। तो एक तार को हमने एक सर्कुलर फॉर्म में लपेट दिया। अब एक तार लिया जिसको सर्किल एज ए सर्किल, एक वृत्त के रूप में अपन लपेट देते। चलिए हेडिंग हो गई, तो हेडिंग में हटा सकता हूँ थोड़ा सा, अपने पास स्पेस हो जाएगा डायग्राम बनाने के लिए। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की। तो एक लूप अपन एज्यूम करते हैं, सर्कुलर फॉर्म में है, एक सर्कुलर लूप अपन ने एज्यूम कर लिया। अब ये लूप है, करंट कैरिंग है, तो कहीं ना कहीं इसके एंड होंगे। ये ऐसा हमने लूप मान लिया, सर्कुलर लूप। एक तार लिया, उसके बाद सर्किल लपेट दिया, तो ये है। एक एंड से तो इसमें करंट एंटर करेगा, दूसरे एंड से इसमें करंट जाएगा। हमने करंट की डायरेक्शन ये मान ली, कैसी है, ये क्लॉकवाइज, यानी वामावर्त इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, हमने करंट मान लिया I। इसका सेंटर हमने एज्यूम कर लिया O। इस सेंटर का पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसमें जो करंट हो रहा है उसका कोई एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो एक अब एलिमेंट एज्यूम करते हैं, ये यही मान लो या अलग मान लो, कोई बात नहीं। अपन यहाँ करंट को मेंशन कर दिया, तो यहाँ हमने एलिमेंट लिया किसी भी जगह, एनीवेयर। एक एलिमेंट एज्यूम किया हमने AB, जिसकी लेंथ हमने मान ली DL है, और सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस का काम करेगी। तो एक R त्रिज्या का वृत्ताकार लूप है, ऐसा सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस कितनी है R, सेंटर O है। इसमें कोई करंट पास हो रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है I। इसके सेंटर पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कितनी। उसके लिए हमको क्या चाहिए, बायो सेवार्ट्स का लॉ का यूज करना। तो उसके लिए एक एलिमेंट ले लिया AB, इसकी पूरी सरकमफेरेंस पर, इसकी परिधि पर एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी है DL है। अब इतने छोटे से हिस्से की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा,
पहली बात अपन यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे कि इस छोटे से हिस्से की कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे यानी समाकलन कर देंगे तो हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे, तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम किया। तो अगर हम थ्योरी में लिखेंगे तो क्या है कि माना एक वृत्ताकार धारावाही लूप है जिसका केंद्र O त्रिज्या R है, हमको इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके लिए इस पर एक एलिमेंट एज्यूम करते हैं, एक घटक, एक छोटा सा अवयव, एक हिस्सा हम लेते हैं AB जिसकी लेंथ कितनी है DL है। तब DL के वजह से इतने छोटे से लूप का जो टुकड़ा है उस टुकड़े की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट AB कहाँ पर, एट सेंटर। सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा हमको निकालना है। तो बायो सेवर्ट का यूज करना है। तो DB बराबर फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यानी कांस्टेंट, I यानी करंट जो उसमें फ्लो कर रहा है धारा, DL उस एलिमेंट की लंबाई जो टुकड़ा हमने लिया उसकी लंबाई, और साइन थीटा उससे बनने वाला कोण, और बटे में डिस्टेंस का स्क्वायर यानी R स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, I यानी करंट, I हमने लिया है, करंट की वैल्यू I, DL इसकी लंबाई हमने जो ली है वो DL है, और एंगल चाहिए, ये अपन एंगल बाद में पुट करेंगे, बटे में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस R है तो उसका R का स्क्वायर। अब एंगल हमको चाहिए ये इस लूप के साथ जो करंट बनाएगा। हम जानते हैं किसी भी वृत्त पर जो खींची गई स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा उसके त्रिज्या के सदैव लंबवत होती है, तो जो टेंजेंट है उसकी रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो एंगल होगा वो हमेशा कितना होगा, दिस इज एंगल इज 90 डिग्री, एंगल इज 90 डिग्री। बात समझ में आ गई, क्योंकि एंगल हमको चाहिए इस एलिमेंट से इसकी पोजीशन तक का एंगल चाहिए, और ये परपेंडिकुलर लंबवत है तो 90 डिग्री हो गया, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी, अपॉन में R स्क्वायर, मीन्स DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL अपॉन R स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो एक छोटा सा टुकड़ा हमने लिया जिसकी लेंथ DL है, उस एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आया, उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने कैलकुलेट कर लिया। पूरा का पूरा जो लूप है वो एक जैसा है, सेम रेडियस का सर्किल है, करंट बराबर है। तो ये जो एलिमेंट है जो इसका छोटा सा टुकड़ा है, तो इसकी सरकमफेरेंस यानी पर्दी का एक छोटा सा हिस्सा है, हम पूरे की वजह से निकालेंगे। इसका मतलब ये पूरी की पूरी पर्दी ऐसे कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है, तो सभी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक बराबर होगा। तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, मतलब वृत्ताकार लूप के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, लूप कहां पर, एट सेंटर, इसके केंद्र पर। तो B निकालना है हमको, DV एक छोटा सा हिस्सा है तो क्या हो जाएगा, DV का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DV की वैल्यू पुट करो कितनी है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL अपॉन में R स्क्वायर। क्लियर। अब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट हो रहा है, तो DL के रेस्पेक्ट हो रहा है, कि बदलेगा क्या, I कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, बदलेगा क्या, DL, छोटा कर दो बड़ा कर दो, तो छोटा कम से कम कितना कर सकते हैं, तो जो इसकी लिमिट लगेगी तो कम से कम कितना ले सकते हैं, तो हमने नहीं लिया, लिमिट कितनी होगी 0, और बड़े से बड़ा कितना कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा ले लिया, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, इसकी पर्दी के बराबर सरकमफेरेंस, तो 2 पाई R। क्लियर। वैल्यू हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, I और R स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो I अपॉन R स्क्वायर भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन DL लिमिट 0 टू 2 पाई R। ठीक। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, इकट्ठा कर दिया। DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये L हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 पाई R। लिमिट लगाएंगे तो पहले अपर लिमिट, तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, ये तो उसके ब्रैकेट के बाहर है, ये तो बाहर चला गया,
लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट एल की जगह हमको क्या लगाना है 2 पाई आर, फिर एल की जगह क्या लगाना है 0, 2 पाई आर माइनस 0, 2 पाई आर माइनस 0 हो गया तो 2 पाई आर ही बचा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और बाकी कितना बचा 2 पाई आर बचा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इससे पूरा टर्म कटेगा, कितनी बार कटेगा 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, पाई से पाई कटेगा, आर से ये कट गया आर बार। तो अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बचा फाइनली जो रिजल्ट बचेगा, तो रिजल्ट क्या बचेगा, तो V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में क्या बचा 2 म्यू नॉट बचा, आई बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे बचा 2r, तो रिजल्ट कितना आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। मैग्नेटिक फील्ड है तो यूनिट क्या होगी इसकी टेस्ला। तो वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण लूप के केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से, ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, कहाँ पर एट द सेंटर, रिजल्ट कितना आया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो अपने को आई चाहिए और उसकी रेडियस चाहिए, म्यू नॉट कांस्टेंट है और 2 नंबर ये कांस्टेंट है, क्लियर मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी बात, अगर हम ये मानकर चले इसमें एक केस कि अगर ये एक तार ना होकर कई सारे लपेट दिया हमने, एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, तो कई सारे सर्कुलर लूप हो जाएंगे। अब ध्यान से समझना, हमने एक ही राउंड लपेटा है, केवल एक बार इसको रैप किया है, तो क्या हुआ केवल एक सर्किल बना। अगर हम एक साइकिल और पूरा कर ले तो नंबर ऑफ सर्किल्स कितने हो जाएंगे 2, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा 2 सर्किल की वजह से होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तीसरा सर्किल ले लिया तो 3 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, चौथा ले लिया तो 4 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ऐसे ही अगर हम n लूप ले लेते हैं, n बार इसको रैप कर लेते हैं, n बार चक्कर लगा देते हैं, फेर लगा देते हैं, तो n टाइम्स हो जाएगा। तो यदि नंबर ऑफ टर्न्स, इफ नंबर ऑफ टर्न इज n, देन अब b कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। एक राउंड है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, 10 है तो 10 टाइम हो जाएगा, n है तो n टाइम्स हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसा। तो ये हमने चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कैलकुलेट कर ली मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप की वजह से। कितना आया, एक राउंड है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r और n राउंड है तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन को ऐसे बताया था, तो आपको राइट हैंड पाम लूप जो आपका दाएं हाथ की हथेली का नियम है उस नियम का उपयोग करोगे, तो ये धारा ये इसके अंदर फ्लो हो रही है इधर, और इधर से आएगी तो ये लौट कर आएगी। तो यहाँ पर हम लेते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट करंट, ये फिंगर्स उस पॉइंट की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, इसके अंदर की तरफ हो जाएगा इनवर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर होगा वो कैसे हो जाएगा, क्रॉस। क्रॉस का मतलब है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इनवर्स है। उल्टा होता करंट यहाँ होता तो करंट की डायरेक्शन ही बदल जाती, तो हथेली के लंबवत बाहर की ओर हो जाता, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाती, आउटवर्ड्स। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, उसके सर्कुलर लूप के सेंटर पे उसमें करंट कैरिंग हुई सर्कुलर लूप है उसकी वजह से। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसमें एक दूसरा इसका एप्लीकेशन करते हैं, है इसी से रिलेटेड है। ये अभी हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला है वो किसकी वजह से निकाला है, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है उसकी वजह से, उसके सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है, किसकी वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट सेंटर, आर्क की वजह से यानी वृत्ताकार चाप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र जो हमको निकालना है किसके कारण निकालना है, इसके आर्क की वजह से, एक चाप की वजह से। तो चाप की वजह से कैसे होगा, ध्यान से समझिए। तो ये हम पूरा वृत्त ना लेकर उसका एक आर्क लेते हैं, एक उसका छोटा सा हिस्सा लेते हैं। मतलब एक हमने सर्किल लिया,
इस सर्किल का एक छोटा सा हमने इसमें आर्क ले लिया, ठीक है। लेट द सेंटर इज ओ, रेडियस आर ही होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो कितनी है, वो आर है। अब ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है एक छोटा सा एंगल क्रिएट करता है, लेट द एंगल इज थीटा, और रेडियस इसकी कितनी है, आर, और करंट इसके अंदर जा रहा है आई। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब इसको दो तरीके से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हमारे पास कि अभी हम ध्यान से समझना कि अभी हमने पूरे लूप की वजह से निकाला था, तो B = μ0I/2R आया था। किसकी वजह से था, पूरे के चक्कर की वजह से। पूरा चक्कर मतलब कितना एंगल हो गया, तो 2 पाई एंगल की वजह से इतना है, तो 1 एंगल की वजह से कितना होगा, तो 1 एंगल की वजह से जो B आएगा, हमने B डैश मान लिया सपोज, तो कितना होगा μ0I/2R × 2 पाई यानी 4 पाई आर। दोबारा समझिए कि 2 पाई की वजह से B, तो 1 की वजह से कितना होगा B/2 पाई, भाग लग जाएगा, तो 2 पाई का इसमें भाग लगा कितना हो गया 4 पाई आर। नाउ ड्यू टू थीटा, थीटा की वजह से कितना होगा, तो B हमने डबल डैश मान लिया, तो कितना हो जाएगा B डैश × थीटा, मतलब μ0I/4 पाई आर × थीटा। तो एक तो ये तरीका है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ये पूरे चक्कर की वजह से इतना, एक यानी पूरे कोण की वजह से इतना, टोटल एंगल की वजह से इतना है, 2 पाई एंगल की वजह से, तो 1 एंगल की वजह से कितना होगा, थीटा एंगल की वजह से कितना होगा। एक तरीका तो ये है, ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, हम चाहे बायो-सेवर्ट्स लॉ से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। वो एक एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड DB = μ0/4 पाई IdL/r²। वो तो एंगल 90 रहेगा क्योंकि सर्कुलर आर्क है, तो आर्क है तो सर्कुलर लूप का एक पोर्शन हो गया, और पोर्शन की वजह से जो एंगल होगा, टेंजेंट होगा, टेंजेंट में 90 डिग्री होगा, वो तो sin 90 बनने वाला ही है। पिछले केस में हमने जो लिमिट ली थी वो कहाँ से कहाँ तक ली थी, तो लिमिट ली थी 0 से 2 पाई आर तक। यहाँ पर 2 पाई आर की जगह इसकी जो लिमिट होगी कितनी होगी, वो ध्यान से समझिए। ये टोटल लंबाई इसकी कितनी होगी, तो ध्यान से समझिए। आपने पढ़ रखा है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो ये हमने AB मान लिया, तो AB/r, तो AB की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, R × थीटा। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या, यानी R = रेडियस × एंगल। तो एंगल इस जो आर्क होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, R थीटा। देन B = dV μ0/4 पाई IdL/r², लिमिट 0 से लेकर R थीटा। तो B = μ0I/4 पाई r², इंटीग्रेशन dl का मैं डायरेक्ट करता हूँ L, लिमिट 0 से लेकर R थीटा। वैल्यू पुट की तो V = μ0I/4 पाई r, और ये कितना बचा R थीटा -0, तो ये बचा R से ये R एक कट गया, तो कितना बचेगा, तो B = ये R² था, सॉरी यहाँ पर था 4 पाई r², तो इससे एक पावर कटेगी, तो V = ऊपर क्या बचा μ0I थीटा, और नीचे कितना बचा 4 पाई r। ये रिजल्ट है μ0I थीटा/4 पाई r। तो चाहे तो हम इस तरीके से करें, चाहे इस तरीके से करें, हम बायो-सेवर्ट्स लॉ का यूज करते हुए करते हैं, तो भी यही इसमें इंटीग्रेशन में लिमिट चेंज हो जाएगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो आज अपन ने इसमें दो काम किए, सर्कुलर लूप की वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, और सर्कुलर आर्क की वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। वृत्ताकार लूप के कारण, पूरे लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, और उसके किसी कोणीय हिस्से के कारण, एक छोटे से हिस्से के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर? ये आपके आज का एप्लीकेशंस कुछ हुए। अभी 2 एप्लीकेशंस और हैं, उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले। ठीक है, वो थोड़ा सा बड़े डेरिवेशन है, एक एक करके शायद करेंगे। थैंक यू, पढ़ाई कीजिए। कोई डाउट हो तो आप फ़ोन करके पूछिए। हाँ, एक बात और कई बार जो कहना चाहता हूँ, ध्यान नहीं रहती है। बात क्या है, तो ये है कि अभी कई सारे स्टूडेंट्स का ये आता है कि ये टॉपिक हमको जो सिलेबस में हमको कम कराए गए हैं और नोट्स में सारे हैं, तो कौन से हमको करने हैं या कौन से छोड़ने हैं।
तो इसके लिए आपको पहले भी बताया जा चुका है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो जो आपका रिमेनिंग सिलेबस है आरबीएससी का, जो भी बचा हुआ सिलेबस बचा हुआ है, उसमें जो टॉपिक आपके सिलेबस में वही मैं आपको वीडियो में सेंड करने वाला हूँ। बाकी जो जितने हटा दिए उनके वीडियो अपन लेक्चर नहीं बनाएंगे। तो जो वीडियो आपके पास पहुँचेगा वो सारा के सारा आपका सिलेबस की बात होगी, ठीक है। तो किसी भी टाइप के आप कन्फ्यूजन में ना रहें। थैंक यू।